नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान एवं इसमें रोजगार की संभावनाओं के बारे में। दर्शकों, हम अक्सर रोजगार के विषय में बात करते हैं पर हम स्वरोजगार के बारे में नहीं सोचते। उद्यान विज्ञान एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसके अंदर फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, शहद, मशरूम की खेती, सजावटी फूलों के बारे में ऐसी अन्यत्र चीज़ें हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं और आपको बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि उद्यान विज्ञान क्या है? उद्यान विज्ञान जो है एक ऐसी विधा है जिसमें फल, सब्जी, फूल, रोपड़ फसलें, सुगंधित पौधे, औषधीय पौधे, जिनका हम क्या करते हैं, प्रसंस्करण के बारे में जानते हैं, मूल्य संवर्धन के बारे में जानते हैं, उसका विपणन कैसे करें, उसका निर्यात कैसे करें, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। और इसमें जो भी कंपोनेंट है, जैसे घटक हैं, खास करके फल, सब्जी, फूल, इसके अलावा भी इसके साइड में बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो भी आजकल के जो युवा है वो कर सकते हैं और उससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। उद्यान विज्ञान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उद्यान विज्ञान के अंतर्गत जैसे एक तो फल उत्पादन के हम कर रहे हैं, तो उसमें भी जैसे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है जिसको कहते हैं समशीतोष्ण। एक शीतोष्ण फल होते हैं, एक जो खास करके पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं जिसको टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं। उसके साथ साथ सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों में भी जैसे पारंपरिक खेती करते हैं, ग्रीन हाउस में खेती करते हैं, पॉली हाउस में खेती करते हैं। इसी तरह से फूल का उत्पादन करते हैं। साथ साथ रोपड़ फसलों में जैसे नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ऑयल पाम हो गया, इनकी खेती करते हैं। साथ साथ सुगंधित पौधे की खेती करते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, औषधीय पौधे, उनकी खेती करते हैं। ये खेती करने के बाद इनका प्रसंस्करण भी हम इसमें स्टडी करते हैं। साथ साथ इनका हम मूल्य संवर्धन कैसे करें, इसका फिर हम पैकेजिंग कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट यानी निर्यात कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। जी। जब हम उद्यान विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है जो मिट्टी है उसके रखरखाव, उसके जांच के बारे में पढ़ना, जो वर्मी कंपोस्ट है, जो खाद है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो हमारे दर्शकों को इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बताइए। जैसे कि आपने कहा, होता क्या है कि अभी मृदा जांच बहुत ज़रूरी हो गया है। लोग खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व का पर्णीय छिड़काव भी करते हैं, लेकिन किसानों को या बागवानों को पता नहीं रहता है कि इसकी कमी से क्या है, उनकी मृदा में क्या है। इसीलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकार ने कहा कि इसको बनवाइए। इसमें एक स्वरोजगार ये हो सकता है कि बहुत से युवा जो हैं, खास करके चूँकि सरकार के पास उतना अभी सुविधा वैसी नहीं है जितना ज़्यादा संख्या में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जरूरत है। अगर आजकल के युवा अगर चाहें तो स्वरोजगार के रूप में मृदा जांच कर सकते हैं। उसके लिए छोटे छोटे किट आते हैं जिसके थ्रू वो मृदा जांच कर किसानों को दे सकते हैं, उससे कुछ चार्ज ले सकते हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी। और अभी अगर बड़े स्तर पे चाहें तो एक समूह बनाकर कुछ इक्विपमेंट जो खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद मृदा जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड सीधे दे सकते हैं किसानों को। जिससे भी जैसे कई बार क्या होता है, कई बार किसान ICR संस्थान नहीं जा पाते हैं, कृषि विश्वविद्यालय में जाने में असमर्थता जाहिर करते हैं उनकी संख्या, उन दूरी के चलते या जो भी प्रॉब्लम होता है उसके चलते। तो आजकल के युवा इसमें काफ़ी भागीदार हो सकते हैं। दूसरा है एक जैसे केचुआ पालन का जो खाद है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गोबर की खाद आजकल थोड़ी सी मिलनी कठिन हो गई है। दूसरी बात है कि पशुओं का पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए केचुआ खाद पे ज़्यादा जोर हो रहा है। और बहुत से लोग को कह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग, जिसको केचुआ खाद का बनाने के तरीके अगर आज के युवा जान लें तो 1 रुपये के खर्च पे 3 रुपये प्रति किलो का आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी है कि साथ साथ स्वास्थ्य की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है
उसमें कई भी जो माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, एंजाइम्स बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको जो भी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो गुणवत्तापूर्ण होगा और साथ साथ एक सस्टेनेबल रूप में आप हमेशा कंटिन्यूअस आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये आपने मिट्टियों के बारे में काफ़ी अहम बात बताई है हमारे किसानों को, और जिस तरह से इसमें रोजगार सृजित हो रहे हैं, केचुआ पालन जो है उसके बारे में आपने हमें बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये तो हुई मिट्टी की बात, जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो नर्सरी में हम रोजगार कैसे सृजन कर सकते हैं? अब नर्सरी में जैसे रोजगार ऐसे हो सकता है कि आप देखिए बहुत जगह नर्सरियां हैं जी। लेकिन होता क्या है कि बहुत से किसानों को जिस पौधे की, जिस वैरायटी, जिस किस्म के पौधे चाहिए उनको नहीं मिल पाता। साथ साथ एक बड़ी चीज़ है कि कोई भी अगर इंटरप्राइज शुरू करते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है और कितना आप उसमें समय देते हैं। हमारे ख्याल से बिहार झारखंड में हमने काफ़ी सर्वे किया था, उसमें ये पाया था कि यहाँ के किसानों का ज़्यादातर मांग जो है नए किस्मों के फल पौधों का बहुत ज़्यादा है। तो खास करके वैसी नर्सरियाँ स्थापित की जा सकती है जो आजकल के युवा स्थापित कर सकते हैं, जिसमें खास करके नए किस्मों के पौधे उन्हें मिले और उनकी अगर हाइट के अनुसार रेट रखें, जैसे 3 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, 8 फीट होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ के किसान बड़े बड़े पौधे चाहते हैं क्योंकि लगाने के बाद बकरियां चर जाती है, उससे बचने के लिए। तो हमें लगता है कि नर्सरी की स्थापना करके भी बहुत से युवा अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में प्रतियोगिता का ज़माना है, आपकी नर्सरी है और लोगों की भी नर्सरी है। अगर आपके पास सही पौधे और रोग रहित पौधे मिलेंगे और वही किस्म मिलेंगे जो किस्म किसानों ने मांग किया है, तभी आपकी नर्सरी चलेगी। तो अदरवाइज तो नर्सरी बहुत है, जहाँ जाइए वहीं पर नर्सरी मिलेगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि आज के युवा जो है खास करके नए किस्मों को, जो बड़े बड़े संस्थान ICAR के हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो भी संस्थान से नए किस्में निकले हैं उनकी भी वैरायटी रखें। और ख़ास करके जो कमर्शियल व्यापारिक किस्में हैं जो यहाँ स्थानीय स्तर पर उगाई जाती है उसकी भी किस्में रखें। तो मुझे लगता है कि और ख़ास करके अपना जो भी नर्सरी में जो किस्म मिल रही है उसके बारे में थोड़ा किसानों को, आसपास के लोगों को, आसपास के ज़िलों में बताएं कि भाई हमारे पास किस किस किस्म के पौधे मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसे खाली केवल ये कहने से कि हमने नर्सरी बना लिया है, उससे ज़्यादा आपकी पौधे की डिमांड आसपास में नहीं होगी। फल और सब्जी के उत्पादन द्वारा हम रोजगार को कैसे सृजन कर सकते हैं? फल सब्जी उत्पादन में जैसे रोजगार में हम ये बताएं कि फल की खेती है, जैसे बिहार में क्या होता है कि आम, लीची, केला और बहुत से किसान पपीता भी उगाते हैं। ये 4 फल फसलें हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास कम ही ज़मीन है तो आप क्या करिए कि उसमें और भी कुछ किस्में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इन 4 फसलों के अलावा बिहार में मौसमी की खेती बहुत कर रहे हैं, नींबू की खेती कर रहे हैं, अमरूद की खेती भी करिए। हम तो कह रहे हैं कि कुछ वैसे टेम्परेट फ्रूट्स जो खास करके जैसे आलू बुखारा हो गया या खुमानी हो गया या नाशपाती हो गया या वैसा सेव जिनको कम तापमान चाहिए, वो भी बिहार में खेती उसकी हो रही है। अगर उसकी भी खेती करेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा फल पौधे खेती करने से फ़ायदा है। जैसे विविधता वाली और चार्ट एस्टैब्लिश करिए, ज़्यादा वैरायटी हो और ज़्यादा फल पौधे हो, तो प्रति यूनिट में आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। सब्जी की जहाँ तक बात है तो सब्जी की तो सभी पारंपरिक खेती कर रहे हैं, लेकिन विदेशी मूल की सब्जियाँ हैं जैसे एस्पैरागस है, लीक है, उसके बाद चाइनीज़ कैबेज है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, ब्रोकली है। अगर इसकी भी खेती की जाए तो किसानों की अच्छी आमदनी मिलेगी और इनका उत्पाद जो है आसपास के होटल रेस्टोरेंट में अच्छा डिमांड रहेगा। इसी तरह से फूल की भी खेती करेंगे तो फ़ायदा है। जी, बहुत सही कहा आपने अभी कि हम पारंपरिक तौर पे देखते हैं कि जो फल और सब्जियां हैं जिनकी खेती होती आ रही है और हम कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं होता है उन चीज़ों के बारे में, इसलिए हम अनायास ही उसी तरफ मुड़ जाते हैं। जैसा कि सर ने आपने बताया कि जो नए किस्म के जो विदेशी फल हैं या फिर नींबू और संतरे की खेती भी आप कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जब हम फल और सब्जियों की बात करते हैं तो ये ज़्यादा टाइम तक हम इसे प्रिजर्व करने के लिए जैसे जैम है, जेली है, अचार है, इस तरह का जो हम प्रिजर्व करके और इसके जो छोटे स्तर पे जो इसके स्वरोजगार के अवसर हैं उनके बारे में हमें बताइए।
जैसे आपने कहा ये आजकल बहुत ज़रूरी है। बिहार में भी अगर हर आदमी की आमदनी बढ़ानी है, बिहार के जीडीपी में अच्छा योगदान रखना है, तो खास करके जो औद्यानिक फसल है उनका प्रसंस्करण बहुत ज़रूरी है। इस मामले में आम का ही देखिए, आम से अचार बन सकता है, स्क्वैश बन सकता है, जैम बन सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि बन तो सभी सकता है, लेकिन मिलता कहाँ है? मिल भी रहा है तो काफ़ी प्राइवेट कंपनियों के कुछ उत्पाद मिल रहे हैं जो कि ज़्यादा दाम पे हैं। इस मामले में अगर चाहें तो आज करके युवा जो है इसमें एक प्रवीणता हासिल करके और इनका उत्पाद बना सकते हैं। लीची में भी जैसे देखिए, लीची का स्क्वैश है, अगर 100 ml, 200 ml, 500 ml का पैकेट में अगर स्क्वैश बनाते हैं तो खास करके शादी विवाह के समय में भी अच्छी डिमांड होगी, गर्मी के दिन में अच्छी डिमांड होगी, मार्केट में मिल नहीं रही है। आप देखिए 100 रुपये खर्च करके 400 रुपये तक स्क्वैश बना करके आप कमा सकते हैं 1 लीटर पे, मैं बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि प्रसंस्करण का तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन होता क्या है आजकल के युवा पहले चाहते हैं कि मार्केटिंग कहाँ से आएगी, कहाँ पे हम अपने उत्पाद बेचेंगे। पहले तो उत्पाद तो बनाइए, उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। और हमारी सुझाव यही है कि आजकल के युवा जो भी नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो छोटे स्तर पर शुरू करें, उसमें डेडिकेशन रखें, धीरज रखें और धीरे धीरे बढ़ाएं, तब जाकर के आपका उत्पाद कहीं मार्केट में अच्छा बिकेगा। इसी तरह सब्जियों का भी है, सब्जियों का जैसे रेट बहुत कम हो गया तो उसको सुखाई जा सकती है, सब्जियों की डिब्बाबंदी की जा सकती है, सब्जियों से भी तरह तरह के केचप, प्यूरी ये सब बनाए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ जैसे टमाटर से हम लोग बनाते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे हम तरह तरह के प्रसंस्कृत पदार्थ बना करके अच्छी लेबलिंग, अच्छी पैकिंग, तभी आपकी बिकेगी। ऐसा होता क्या है कि बाहर के जो प्रोडक्ट आते हैं प्राइवेट कंपनियों के, उनका लेबलिंग देखिए, क्वालिटी देखिए, कैसी पैकिंग किया हुआ है, आप उसको सीखिए। थोड़ा समय लगेगा, एक बार अगर सीख जाएंगे, जान जाएंगे, वैसे पैकिंग करना शुरू कर देंगे तो हमें लगता है कि आपका प्रोडक्ट कम रेट में बिकेगा, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी बनिस्पत की जो भी प्राइवेट कंपनियों के उत्पाद आपके मार्केट में मिल रहे हैं। और जो भी कंज्यूमर जो है वो खरीद रहा है, मजबूरी में खरीद रहा है, क्योंकि आपका लोकल स्थानीय कोई उत्पाद है नहीं, और है भी तो उसको पता नहीं है, पता भी है तो अच्छी लेबलिंग नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आप पहले ही से ही सोच लेते हैं कि मेरा बल्क में कोई सामान खरीद लीजिए, कभी नहीं होगा। आपका कोई भी सामान परचेज करेगा पहले छोटे अमाउंट में, एक बार उसे अच्छा लगेगा कि आपका उत्पाद बहुत अच्छा है तो अगली बार से ज़्यादा बल्क में आपका सामान खरीदेगा। जी, जैसा आपने कहा कि जो किसान है उनको बहुत धीरज रखने की ज़रूरत है, और जैसे जो गर्मियों का मौसम है उस समय इन चीज़ों की खपत होती है, जैसे जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं ये हमारा समय भी बचाते हैं, हम अपने घरों में इसे आमतौर पर यूज़ करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो सब्जियाँ हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो पौष्टिक स्तर को जब हम देखें तो मशरूम एक जहन में आता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो शाकाहारी हैं, जो पनीर को ही सिर्फ मानते हैं कि वो खा सकते हैं, तो मशरूम एक बहुत उभरता हुआ इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तो आप हमारे किसानों को मशरूम की खेती के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब देखिए, मशरूम की खेती के बारे में है कि फ़ायदा यह है कि मशरूम प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है जी, एंटीऑक्सीडेंट भी वैल्यू ज़्यादा होता है। मशरूम की खेती बिहार में करके हम ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 3 तरह के मशरूम खेती कर सकते हैं बिहार में। एक तो ओयस्टर हो गया, ओयस्टर की खेती करिए 15 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। उसमें क्या ओयस्टर में कि 1 किलो पे कितना खर्च आएगा, मोटा मोटी 30 रुपये खर्च आएगा और 100 रुपये में बिकेगा 1 किलो। उसी तरह से बटन मशरूम है, बटन मशरूम में क्या है 40 रुपये खर्च आएगा 1 किलो पे और वो 125 रुपये में बिकेगा। अब इसका घटा लीजिए कितना आपको फ़ायदा प्रति किलो हो सकता है। इसी तरह से दूधिया मशरूम है, उसका भी करीब करीब 30 रुपये आएगा 1 किलो पे, और वो भी 125 रुपये प्रति किलो सेल होता है। आज घर पे महिलाएं बहुत कम खर्च में, मैं बता रहा हूँ, मशरूम की खेती कर सकते हैं। या इवन यहाँ तक बटन मशरूम का खाद बना के कितने जो महिलाएं हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। 1500 रुपये खर्च आता है और 1 क्विंटल खाद बनाने में बटन मशरूम के, और आप समझ लीजिए कि उससे 50-60 किलो तक बटन मशरूम प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि मशरूम का उत्पादन के साथ साथ मशरूम के खाद का भी अच्छा मार्केटिंग का एरिया है, जहाँ पे आजकल के युवा खास करके महिलाएं वो फ़ायदा उठा सकती हैं, और साथ साथ पोषक तत्व जब उनको मिलेगा वो खाएंगी तो उनको फ़ायदा होगा।
आजकल के हर कोई नए व्यवसाय में सबसे बड़ी उनकी चिंता मार्केटिंग की रहती है। भाई मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में करेंगे तभी मार्केटिंग की प्रॉब्लम होगी। स्टार्ट में शुरू करिए, अपने प्रोडक्ट को पहले पॉपुलराइज करिए, लोगों को बताइए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप टेस्ट करिए। अगर संभव हो तो शुरू में थोड़ी फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट करिए, और तब उसके बाद जब एक बार प्रोडक्ट पता चल जाए कि आपका बहुत अच्छा है, तब आप बल्क में आपके पास डिमांड आएगी, तब आप उतना उत्पादन करिए और तब फायदा उठाइए। बस उसमें एक ही ध्यान रखना है कि आप हमेशा विश्वसनीय उत्पाद होना चाहिए। जो आपने पहली बार उत्पाद दिया उस गुणवत्ता से कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। होता क्या है कि आप जब बल्क में डिमांड आ जाता है तो आप उत्पाद के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करने लगते हैं, और तब कंज्यूमर एक बार आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर एक बार आपसे दूर भाग जाएगा तो फिर आपके पास नहीं आएगा। जी, जैसा अभी आपने कहा कि अपने गुणवत्ता के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मतलब ये है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं आप धैर्य के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही धैर्य का काम है कृषि उद्यान, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि आप अपने गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं, तो क्या घर के स्तर से जो महिलाएं हैं वो जैसे फल और सब्जियों के बीज का रखरखाव, तो इस क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि रोजगार के अवसर हो सकते हैं। सब्जियों के बीज में अच्छा रोजगार के अवसर हैं। जैसे क्या होता है कि मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों के बीज मिल रहे हैं जी। और खास करके सरकारी विभाग के जो भी बीज हैं, अगर उनका बीज उत्पादन करें, चूंकि उनका अवेलेबिलिटी कम है, किसी को बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके बीज लाने के लिए। चूंकि मार्केट में जितनी दुकानें हैं उसमें ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों के बीज मिल रहे हैं। हम करें कि उनका रेट भी ज़्यादा, ठीक है, उत्पादन ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा है। तो आप ये भी देखिए, कुछ किसान जो गरीब किसान जो महंगी बीज नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए आजकल के युवा सब्जी का बीज उत्पादन तकनीकी जानकर उसमें कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके, जैसे वो एक फसल से एक किस्म से दूसरे किस्म की दूरी कुछ फिक्स रखनी पड़ती है, और बीज उत्पादन कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें युवाओं की भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, तो फलों और सब्जियों के विपणन में युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है? एक हम ये मार्केटिंग में देख रहे हैं, विपणन जिसको हम कहते हैं, उसमें एक समस्या आ रही है कि किसान के पास तो उत्पाद काफ़ी है, उसके पास समय नहीं है बेचने के लिए। अगर आजकल के युवा चाहें तो कुछ समूह बना करके और किसानों का उत्पाद उनके फार्म से ही खरीद लें और उसको अपने लेवल पे ग्रेडिंग करें, पैकिंग करें, संभव हो तो स्टोरेज करें, और बड़े बड़े शहर में जैसे कुछ आदमी क्या होगा कि उत्पाद को खरीदेगा, ग्रेडिंग करेगा, पैकिंग करेगा, कुछ आदमी क्या करेगा, बड़े शहरों में जो भी व्यापारी है उनसे बात करेगा और ये अपना यहाँ का सामान जो इन्होंने परचेज किया है इसको ले जाके बड़े और दूरस्थ बाजारों में बेच सकता है। इससे भी अच्छी आमदनी मिल सकती है, क्योंकि आजकल हर किसान उत्पादन के साथ साथ विपणन नहीं कर सकता है। किसान चाहते हैं कि उनका उत्पाद वहीं से कोई परचेज कर ले, और तभी संभव जब कोई ग्रुप बना के, समूह बना के युवा केवल विपणन में अपना भागीदारी दिखाए। हम जैसा आपने अभी कहा कि युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, तो इसी से एक प्रश्न आता है कि शून्य बजट की जो हम बात करते हैं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो है उसके बारे में बताइए। अब देखिए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में हम लोग इसलिए ज़्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं क्योंकि बहुत से कीटनाशक मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में। अब कीटनाशक तो रासायनिक कीटनाशक है, उसका रिप्लेसमेंट अगर सब्जी खेती कर रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि आप जैविक कीटनाशी प्रयोग करें। जैसे जैविक कीटनाशी में क्या है, पंचगव्य है, बीजामृत है, जीवामृत है, ये सब हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। इसमें कुछ नहीं चाहिए, गाय के मूत्र, गाय का गोबर, नारियल चाहिए, केले चाहिए, धतूरा चाहिए, अकवन चाहिए, ये सब चीज़ से आप जैविक कीटनाशी खुद बना सकते हैं, और ये उतना ही काम कर रहा है जितना कि आपका इमीडाक्लोपिड, इमामेक्टिन बेंजोएट और जो ये सब लैम्डा साइलोथ्रिन इस तरह के जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उतना ही सब्जियों की फसल में काम कर रहा है। अगर इसके उत्पाद मार्केट में छोटे छोटे बोतल में मिलना शुरू हो जाए, खास करके ये जैविक कीटनाशी के, पंचगव्य के, बीजामृत के, जीवामृत के, तो आजकल के युवा इससे भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये तो हुई फलों और सब्जियों के बारे में। अब हम ज़रा चलते हैं फूलों के बारे में। फूल तो अनायास ही, अब शादियों का अवसर हो या दुख की घड़ी हो या किसी को आपको तोहफा में बुके देना है, तो फूल की कहीं ना कहीं आवश्यकता हमें आए दिन दिखती है।
तो जो सजावटी फूल हैं इसमें जो रोजगार के अवसर हैं उनके बारे में बताइए। सजावटी फूल में क्या होता है कि अभी आप देखिए कि ज़्यादातर फूल जो आते हैं बाहर से आते हैं। स्थानीय स्तर पे जितने मंदिर हैं, शादी विवाह है या बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कोई मीटिंग होता है, उसमें फूल की जरूरत पड़ती है, तो सब बाहर से आते हैं। हम करें कि अगर संभव हो तो हम अगर जरबेरा की खेती, गेंदे की खेती, गुलाब की खेती अगर करें तो इसमें भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। साथ साथ आप देखिए कि बुके बनते हैं, उसके लिए जो भी छोटे छोटे जो सामान लगते हैं उसके भी उत्पादन आप कर सकते, जैसे फर्न हो गया। और उसके साथ साथ ये भी है कि कट फ्लावर हो गया, लूज फ्लावर हो गया, दोनों की बहुत डिमांड है। जिसे एक माला बनती है और दूसरा है कि जिसे पूरा फूल के साथ, पत्ती के साथ डंठल भी रहता है। इनकी भी डिमांड बिहार में बहुत ज़्यादा है। किसान चाहे तो इसको खेती कर सकते हैं। बस ये है कि आप उसको जैसे बताया जाता वैसे ही करिए। अब किसी खेती किसी और के अगर और पे छोड़ देंगे, खेती में वही फेल हो रहा है जो खुद नहीं कुछ कर रहा है, वो किसी और को दे रहा है। हम कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, आप खुद कुछ मत करिए, लेकिन कम से कम सीखिए कि दूसरों को गाइड कर सकें। ये हो रहा है क्या, लोग खेती का चीज़ सीख लेते, ट्रेनिंग कोई और कर रहा है, खेती कोई और कर रहा है, विपणन कोई और कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी किसान है जिनके पास अच्छी खासा खेत है, वो खास करके खुद सीख लें। अब बाद में भले ना करें, वो दूसरों को बता तो सकते हैं, अपना ही आदमी को जिसको रखे हुए अपने बाग पे या जहाँ पे, तब मुझे लगता है तब उनकी अच्छी आमदनी होगी। और हमें लगता है कि फूल की खेती में भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। खास करके पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में भी फूल की खेती करेंगे तो बहुत अच्छी संभावना है। और हर जगह डिमांड है, डिमांड की कमी नहीं है जी। अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उद्यान विज्ञान के विषय में पढ़ाई करते हैं, जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन उन्हें तकनीकी पूरा ज्ञान है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो दिन रात लैब में काम कर रहे हैं, उनके बीजों पे कैसे उसके मिट्टी के रखरखाव के बारे में, क्या गजब हो कि अगर इन तीनों का समन्वय हो कि कोई ऐसी प्रयोगशाला, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाए छोटे स्तरों पे भी, कि जिससे किसानों को भी फायदा हो, युवाओं को भी रोजगार मिले और आर्थिक समृद्धि भी बढ़े। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि सारे आईसीआर के जो संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्य सरकार के ऑफिस हैं, हर जगह कुछ न कुछ स्किल प्रोवाइड करने के लिए कुछ ट्रेनिंग भी देती है। मैं बता रहा हूँ, हमारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर में जो है, हम लोग भी केचुआ पालन, हनी बी प्रोडक्शन, स्क्वैश प्रिपरेशन कैसे करना है, स्क्वैश कैसे बनाना है, वाइन की टेक्नोलॉजी मेरे पास है, थैली बंदी कैसे करना है, हर साल कैसे फल ला सकते हैं आम और लीची में, इसकी तकनीक हम लोग देते हैं। अब इससे भी क्या होता है कि आप संस्थान में आइए, और हमारे यहाँ हमेशा मीटिंग होते रहता है, हमारे यहाँ ही नहीं हर जगह हो रहा है। आप केवल टच में रहिए, मेल करिए या फिर फ़ोन नंबर से बात करिए, और उससे मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। सर, वैज्ञानिक होने के नाते आप हमारे दर्शकों को, किसानों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, संक्षिप्त में बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी किसान हैं और युवा हैं आजकल, कोई भी कृषि क्षेत्र में रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो छोटे स्तर से रोजगार शुरू करिए, और मन में रखिए कि मुझे धीरज रखना है, और धीरे धीरे आप बढ़ते बढ़ते बड़े स्तर पर बहुत बड़े कृषि के उत्पादक बन सकते हैं। आपकी मार्केटिंग की समस्या भी धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। बस ये है कि ओवरनाइट जो रिच होने की जो परंपरा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और धीरज आपको रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और संस्थान के वैज्ञानिक हैं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, उनसे आप संपर्क स्थापित करते रहें, जो बताया जा रहा है वैसा ही अक्षरशः पालन करें। हमें लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं जी। तो हमारे साथ चर्चा में थे डॉक्टर संजय, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को छोटे बजट से स्वरोजगार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए।